हेलो टू ऑल बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 7 के ऊपर, राइट। और लेक्चर 7 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो कंटेंट देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर 7 हमारा रहेगा वो रहेगा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। और यूकैरियोटिक सेल में भी हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशली अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। और यूकैरियोटिक सेल में किस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेनली हम लोग एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा और काफी समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करी थी, राइट। आज हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे और इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो राइट ऑन हेडिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए, तो थ्योरी मोस्ट है तो थ्योरी लिखना शुरू करें। लिखें, एक वेल डेवलप्ड एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करने पर, यानी अध्ययन करने पर एनिमल सेल, स्टडी करने पर एनिमल सेल मीन्स हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल मीन्स एनिमल सेल को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। याद रखिएगा कि एनिमल सेल जो है, यानी यूकैरियोटिक जो सेल है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, ठीक, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हमको ये पता नहीं था कि जो सेल है वो बेहतर कौन सी है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या है। आज जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास में मौजूद है, उसका आविष्कार हो चुका है, तो हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं या डिटेल में स्टडी कर लेते हैं एनिमल सेल के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये पता किया गया कि एनिमल सेल जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मैटर से बनी हुई है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक तरीके से देखा जाए। तो उसको समझने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल सेल को दो भागों में विभक्त कर देंगे। पहला जो भाग यहां पर रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई और नाम हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग एक अलग से ही लेक्चर लेकर के आएंगे, राइट। उसके अंतर्गत इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक्चुअल में कंपोजिशन कैसा है, इसका सब कुछ देखेंगे। जो दूसरा भाग यहां पर हम लोग का रहेगा वो रहेगा जीव द्रव्य के ऊपर, ठीक है। जीव द्रव्य, इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो याद रखिएगा कि जो जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली है ये कोशिका के भाग हैं। यानी कि हमने कोशिका को दो भागों में, इस अध्ययन की सुविधा अनुसार दो भागों में इसको विभक्त कर दिया, एक तो कोशिका झिल्ली और दूसरा जीव द्रव्य। अब बात आती है कि सर जो कोशिका झिल्ली है मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं हर हेडिंग में। तो जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी है इसके बारे में लिखें इसे सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इसके नाम है, या यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से, यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है।
यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं और यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, क्या काम है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पर सिर्फ आप इतना याद रखें। लाइन से लिख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स जो आंतरिक वातावरण है उसकी बात हो रही है, को इंटरनल एनवायरनमेंट को चारों ओर से घेरे रहती है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट लाइक प्रोटोप्लाज्म जिसे हम कह सकते हैं, उसको ये चारों तरफ से क्या करके रखती है बेटा, घेरे रहती है। ठीक है, घेरे रहती है, जिसे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, जीव द्रव्य कहते हैं। तथा यह मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का और भी काम है और बहुत ही स्पेसिफिक काम है, वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तथा यह मेम्ब्रेन सेल के अंदर इंटर करने वाले यानी कि प्रवेश करने वाले मॉलिक्यूल्स, बोले तो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस यानी कि अणु या पदार्थों को भी, सब्सटेंस को भी कंट्रोल करती है। सब्सटेंस को भी क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। यानी कि ये उनके ऊपर नियंत्रण रखती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बेसिस पर इस मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, समझ रहे हो। तथा इसे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नियंत्रण करती है किसका, सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस जाना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल जाना चाहिए और कौन सा नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके सेल के अंदर भेज रही है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। राइट। सेकेंड जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक अलग से भी थ्योरी आती है लिखने के लिए, शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो डेफिनेटली वीडियो के लास्ट में या इस जब ये सेल बायोलॉजी फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो रहा होगा तो लास्ट में मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। उसमें आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रोटोप्लाज्म, राइट। लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो लिखें, यह सेल का यानी प्रोटोप्लाज्म सेल का इंटरनल इंपॉर्टेंट यानी कि आंतरिक मुख्य, इंटरनल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्ट यानी भाग होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। ध्यान से लिखें, प्रोटोप्लाज्म में मुख्य रूप से यानी मेनली दो भाग पाए जाते हैं। दो भाग पाए जाते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं और दो भाग से ही हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो यहां पर भाग है उसको कहा गया है कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा बेटा, पहला भाग कौन सा है, कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नाम सुना होगा और बहुत सारे ऐसे नाम यहां पर और भी आने वाले हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। वो सब यहां पर होता है। तो डिटेल्ड स्टडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर
मेरा कहना है कि इन वीडियोस के माध्यम से, इन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो बस धैर्य बना के रखिए और लिखते चलिए सब कुछ और वीडियोस को फॉलो करिए। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। देन इसके बाद में एक दूसरा जो भाग यहां पर पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, अब बात आती है कि सर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो पहली हेडिंग हमारी पड़ जाएगी यहां पर कोशिका द्रव्य, इसको इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य क्या है ना, साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट सेल के अंदर। और आपको पता है, एक नाम से पता चल रहा है कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होगा। लिखें साइटोप्लाज्म एक स्पेशल फ्लूइड सब्सटेंस होता है, यानी पदार्थ, यानी कि फ्लूइड मतलब ये तरल होता है, फ्लूइड सब्सटेंस यानी कि तरल पदार्थ होता है, जो सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, या यहां पर ऐसे लिख लें, जो सेल मेम्ब्रेन से, ऐसे लिखें सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पाया जाता है। मतलब अगर हम लोग यहां पर एक सामान्य भाषा में समझें इस डायग्राम के माध्यम से, तो हम देखते हैं, मान लीजिए एक सेल है और इस सेल में आपको पता है कि जो बाहर की तरफ कवरिंग पाई जा रही है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर सेंट्रल पार्ट में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। अब आप देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आप डेफिनेटली समझ सकते हैं किसका कैसे बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बना है, राइट। तो यहां पर आप चाहें तो लिख भी दीजिए कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। तो यहां पर आप देखें कि जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, इस लिक्विड सब्सटेंस को ही हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, कोशिका द्रव्य। अब बात आती है सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य तो आप समझा दिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो बताइए भी नहीं किया। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी पाया जाए तो इन दोनों को मिला करके ही हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है कि अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस रिमूव हो जाए, न्यूक्लियस को इंक्लूड ना करें, तो बाकी का जो फ्लूइड सब्सटेंस बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। यहां तक समझ में आया? आगे लिख लें, इसी के अंतर्गत आगे लिखें। साइटोप्लाज्म को यानी कोशिका द्रव्य को दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी साइटोप्लाज्म को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड किया गया है या जा सकता है, जिन्हें क्रमशः बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, जिन्हें क्रमशः साइटोसोल, या साइटोसोल को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हैलोप्लाज्म। साइटोसोल या हैलोप्लाज्म तथा ट्रोफोप्लाज्म। ये बेसिकली नाम नहीं सुने होंगे आपने, अगर सुने तो सो फार सो गुड। ये होता है ट्रोफोप्लाज्म। डिफरेंस क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल एकदम बारीक से आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है, साइटोसोल क्या होता है, एलोप्लाज्म या साइटोसोल क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, सब आएगा समझ में, डोंट वरी। तो मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं बेटा, साइटोसोल या इसको हम लोग हेलोप्लाज्म कहते हैं, तथा ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नलन से लिखे हेलोप्लाज्म या साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का, इसको चाहे तो आप स्टार बना करके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, हेलोप्लाज्म या साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स बोले तो कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो मैंने बताया हेलोप्लाज्म, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग व, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी प्रकार के कोशिकांग व ड्यूटोप्लाज्म। अब ड्यूटोप्लाज्म क्या है सर, तो ड्यूटोप्लाज्म होता है नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। आपको पता ना कि सेल के अंदर दो प्रकार के इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर दो प्रकार के पिंड पाए जाते हैं, एक होता है लिविंग इंक्लूजन्स, दूसरा होता है नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। तो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जो होते हैं कंप्लीटली, जितने भी नॉन लिविंग इंक्लूजन्स पाए जा रहे हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलाकर के ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि साइटोसोल या हेलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स व ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है, ड्यूटोप्लाज्म जिसे हम लोग नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, नहीं पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। अब बात आती है कि सर ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, तो लिख लीजिए ट्रोफोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वह भाग होता है, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग, पहली बात, याद रखिएगा ड्यूटोप्लाज्म। समझिए मैंने क्या कहा, ट्रोफोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वह भाग होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूटोप्लाज्म मींस नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ट्रोफोप्लाज्म के अंदर आप साइटोसोल नहीं देखेंगे, यानी कि साइटोसोल को जब आप निकाल देंगे तो जो बचेगा सेल ऑर्गेनेल्स और जो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स बचेगा वही कंबाइंड मिलकर के क्या कहलाता है, ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आगे अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि साइटोसोल क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है। बिल्कुल डोंट वरी, एकदम निश्चिंत होकर के बस क्लास करिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि सर ये बताइए कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइट, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो और जो ड्यूटोप्लाज्म है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। तो एक स्टार बना करके छोटी सी हेडिंग डाल दो, सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स या सेल के जो बॉडीज हैं, हम ये कह सकते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखें इसके अंतर्गत ट्रोफोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के, याद रखिएगा डिफरेंट टाइप के
ट्रोफोप्लाज्म में, समझिए ट्रोफोप्लाज्म की तो बात हो रही, ट्रोफोप्लाज्म में ही तो आपका पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल ड्यूटोप्लाज्म, है ना। तो हम कह सकते हैं ट्रोफोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहां पाए जा रहे हैं, ट्रोफोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। अब ये कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइट, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में हम लोग ER के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, तारक काय, इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय, राइट, राइबोसोम्स, आपको और यहां पर मिलेगा राइबोसोम्स। इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी में, नहीं जब हम लोग सेल बायोलॉजी पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अभी हम लोग का सेल बायोलॉजी पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज ले रहे हैं। सेल बायोलॉजी पार्ट 2 में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। तो राइबोसोम्स हो गया, और एज वेल एज यहां पर फ्लैजिला व सीलिया भी एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में ही होता है। लेकिन फ्लैजिला और सीलिया जो होता है ये सेल को, जो प्रोटिस्टा संघ में रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म, सेल को मूवेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोकोमोशन में सहायता देते हैं। जैसे कि अगर आप यूग्लिना की बात करें, फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था या डिस्कस करेंगे कि जो यूग्लिना होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है और वो मूवमेंट शो करता है। पैरामीशियम पे उसकी पूरी होल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी कारण वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो इसको भी हम लोग सेल बायोलॉजी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। अब बात आ रही है कि सेल ऑर्गेनेल्स तो हमने देख लिए कि ट्रोफोप्लाज्म में इस प्रकार के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं यहां पर, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए, जो रह जाएंगे वो डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, तो छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, ड्यूटोप्लाज्म। अब ड्यूटोप्लाज्म क्या है भाई, तो लिखें इसके अंतर्गत, ड्यूटोप्लाज्म के अंतर्गत लिखें, जिसे नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो लिखें ड्यूटोप्लाज्म को नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स तो बता रहे हैं, तो लिविंग सेल इंक्लूजन्स कौन है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब मैं आगे एक चार्ट आपको बना करके बताऊंगा तब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के नाम से भी जाना जाता है यह पदार्थ, यानी यह सब्सटेंस ऐसे लिखें, यह सब्सटेंस मुख्यतः मेनली संचित पदार्थ हम कह सकते हैं रिजर्व या स्टोर्ड प्रोडक्ट, रिजर्व या इसको हम लोग स्टोर्ड प्रोडक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, रिजर्व या स्टोर्ड प्रोडक्ट, राइट, कामा उत्सर्जी पदार्थ मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट व स्रावी पदार्थ मीन्स हम कह सकते हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में होते हैं,
तो यहां पर बात यह आती है कि सर रिजर्व या स्टोर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कैसे होते हैं और सेक्रेटेड प्रोडक्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में समझना है। तो देखिए सेल चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, अच्छा प्लांट सेल में कुछ स्पेशल टाइप के सेक्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो मुख्यतः कैसे हैं, संचित पदार्थ। तो यहां पर हम लोग एक एक को देख लेते हैं। तो पहले छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, संचित पदार्थ, इस तरीके से इसी में स्टार बना करके, ठीक है, संचित पदार्थ। तो संचित पदार्थ में यहां पर जो मटेरियल है वो कौन कौन सा है, तो देखिए इसके अंतर्गत मेनली कार्बोहाइड्रेट आपका मिलेगा, ठीक है। संचित पदार्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट। इसमें स्टोर्ड मटेरियल के रूप में नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको यहां पर फैट एंड ऑयल्स देखने को मिलेगा, फैट्स एंड ऑयल्स भी जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में होता है, स्टोर्ड मटेरियल के रूप में, स्टोर्ड मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, के रूप में होता है। दूसरा जो यहां पर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आप याद रखिएगा यहां पर एल्केलॉइड्स हो सकते हैं या होते हैं, हो सकते नहीं, एल्केलॉइड्स नॉन लिविंग इंक्लूजन्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, कॉमा एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल होते हैं जो हम लोग डेफिनेटली सेल के लिए ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है, जैसे हम लोगों के लिए एसेंशियल्स होते हैं ऑयल, लाइक सरसों का तेल हो गया, और भी बहुत सारे तेल हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में होता है प्लांट सेल के लिए, बट हम लोगों के लिए एसेंशियल हो गया, कॉमा गम, गोंद है ना, गोंद भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यहां पर माना जाता है। ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स ये भी क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। लेटेक्स ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक एसिड लिख लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड्स, रेजिन, टैनिन आदि आदि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? तो सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो गए, एल्केलॉइड्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, गम्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, लेटेक्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेल के बाहर निकाले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट। अब इसके बाद में जो एक और हमारा प्रोडक्ट बचा है वो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट, है ना। तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट किस तरीके से है ये समझ लीजिए। सेक्रेटरी प्रोडक्ट, तो इसमें मेनली क्या होता है लिख लीजिए, इसमें मेनली यानी मुख्यतः कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर यानी रंगा पदार्थ, कलरिंग मैटर मींस रंगा पदार्थ व रंगा पदार्थ व नेक्टर, याद रखिए रंगा पदार्थ व नेक्टर यानी मकरंद, इसको हिंदी में कहते हैं मकरंद, नेक्टर सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में होता है। अच्छा नेक्टर तो आप सभी लोग जानते हैं ना, ये क्या होता है, नेक्टर जो होता है ये पॉलिनेशन में काफी सहायता करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। और नेक्टर की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और नेक्टर को लेकर के आपने देखा होगा जो हनी बी है वो बहुत सारा शहद, हनी बनाता है नेक्टर को इकट्ठा करके, धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग होती रहती है वहां पर, जिससे हनी बन जाता है। खैर, तो इस तरीके से बेटा ये हमने देखा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन सा भाग पाया जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म का ये पार्ट है। अब यहां पर एक बात आप समझिए, अच्छा समझने से पहले हम लोग केंद्रक पढ़ लेते हैं फिर चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियस,
तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के बारे में बहुत खास बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब आपको बता दें कि केंद्रक को हम लोग सेल बायोलॉजी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिख लीजिए, न्यूक्लियस की खोज, ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड हेडिंग, न्यूक्लियस की खोज प्रोटोप्लाज्म की। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक ने, अरे नहीं यार, रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन उनका छोटा भाई था, कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी और सेल के अंदर जो उसको कंट्रोल करता है उस न्यूक्लियस, उसको खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने, तो कह सकते हैं एक तरीके से छोटा भाई, एक तरीके से मैंने याद करने के लिए कहा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह सेल में पाया जाने वाला, या कोशिका में पाया जाने वाला एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखिएगा, या सेल में पाया जाने वाला एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। सॉरी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं कहेंगे इसको, या सेल में पाया जाने वाला डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होता है, जो सेल को, या जो सेल की यानी कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल्ड करता है। ये कंप्लीटली क्या करेगा, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जा रही उन पर नियंत्रण रखता है कौन, केंद्रक। एवं सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। सेल के अंदर पाई जाने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, राइट। और डीएनए के ऊपर कुछ आनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, और उन जेनेटिक कोड के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर छुपे होते हैं। तो इन कैरेक्टर को भी क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, बनाए रखता है एकदम अच्छे से, ठीक है। नए लाइन से लिखें, न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ सेल या हार्ट ऑफ सेल या डायरेक्टर ऑफ सेल या कैरियन के नाम से भी जाना जाता है, सर ये इसी के इतने नाम है, हाँ बेटा ये इसी के इतने नाम है, और इन नाम का, इसका यानी इसका इन नामों का होना भी स्वाभाविक है, और ये मतलब अफर्ट करता है कि इसके ये नाम होने चाहिए। क्यों, देखिए, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल मींस कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोशिका के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उनको सबको ये कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल ये कर रहा है। दूसरी बात, उनको करवाने में इसका ही हाथ होता है। यानी कि जब ये आदेश देगा, जैसे हमारा ब्रेन कहता है कि हमको घूमने चलना है, तभी तो हम घूमने जाते, नहीं पड़े रहो घर में आराम से। कोविड वैसे भी चल रहा है, घर में आराम से रहो, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन ब्रेन जो है वो आदेश देता है, नहीं घर के बाहर निकलो, पैर जो है ना बहुत तेज रौरिया रहे हैं, निकलना है, भागना है, दौड़ना है, मजा नहीं आ रहा है। जिनका डेली का बाहर ही घूमने का मतलब उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो मस्ती के लिए बाहर निकलते थे। और डेफिनेटली सभी लोग निकलते हैं दुनिया में, जब तक घूमोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा कि दुनिया कैसी है ना। लेकिन बात यहाँ पर
इस समय की अगर करें तो इस समय बिल्कुल भी मत निकलो। इस समय दुनिया कैसी है, सभी लोग आप देख रहे हो कि दुनिया बहुत परेशान है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इस वजह से घर में रहे सभी लोग। खैर, तो ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। देन इसको हार्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया हार्ट ऑफ सेल? हार्ट ऑफ सेल इसलिए कहते हैं, कोशिका का हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट पूरे सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, और हार्ट जो है जैसे ही हार्ट की एक्टिविटी बंद होती है तो लाइफ जो होती है वो रुक जाती है। मीनिंग हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको हार्ट को कंट्रोल करने का भी एक मेन रीजन है। क्यों? क्योंकि हार्ट सर्कुलेशन कर रहा है, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को लेकर के हम अपना काम चलाते हैं। अब मान लो कि हार्ट अगर रुक जाए, पंपिंग करना ही बंद कर दे, तो क्या बॉडी काम करेगी? हाँ सर करेगी। अरे नहीं करेगी यार, आप जानते हो नहीं करेगी। वो वाली बात तो बिल्कुल मत कहना कि हम दिल दे चुके सर हमने तो दिल दे दिया किसी को, लेकिन फिर भी हमारा हार्ट मतलब बॉडी काम कर रहा है। तो हार्ट आपके बॉडी के अंदर ही है, आपने जो दिया है वो एक आर्टिफिशियल हार्ट होगा। खैर, तो यहां पर जो हार्ट ऑफ सेल, तो इस मतलब समझिए अगर हार्ट रुक जाए तो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लिविंग एक्टिविटीज रुक जाती हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियस है, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस गया तो पूरी सेल खत्म, ठीक है। तो इसीलिए इसको हार्ट ऑफ सेल कहते हैं। इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है इसको? क्योंकि भैया ये डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर करता है, मतलब जैसे डायरेक्टर होता है ना, एक फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, वो निर्देश देता है कि आपको ये शॉट, ये सीन और ये डायलॉग बोलना है, ये सीन करना है, आपको यहां से इतनी दूर तक भाग के आना और यहां से जंप करना है। तो न्यूक्लियस ये सब नहीं कहता कि माइटोकॉन्ड्रिया तुमको सलमान खान बनना है और गोल्गी बॉडी तुमको शाहरुख खान बनना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि डायरेक्टर ऑफ सेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन जो है वो है रेस्पिरेशन कराना। तो न्यूक्लियस कहता है कि भाई साहब देखो, ग्लूकोज पार्टिकल आ गया है साइटोप्लाज्म, तुम ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा काम है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को करा करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो ये दोनों कहते हैं जी हुजूर करेंगे, काम करने लगते हैं। अगर गोल्गी बॉडी की बात करें तो गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई राइबोसोम भी तो पाया जाता है, राइबोसोम से कहता है चलो भाई प्रोटीन बनाओ फटाफट। कौन कह रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल से कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, वो बनाती है सारा का सारा, लेकिन एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, राइट। तो जो न्यूक्लियस होता है वो राइबोसोम से कहता है भाई प्रोटीन बनाओ, तो वो प्रोटीन बना देता है। अब गोल्गी बॉडी कहता है कि जो प्रोटीन इमेच्योर बनी इसको मैच्योर करो। यानी ये जो न्यूक्लियस है, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है सबको ये काम देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये काम करो। तो इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे कैरियन के नाम से भी जाना जाता है। कैरियन जो है एक टर्म लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, तो इसलिए कैरियन के नाम से भी जाना जाता है। टर्म लिया गया है कैरियन। चलिए नालन से लिखें, न्यूक्लियस सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस सेल का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट यानी घटक होता है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अगर आप चाहें तो इसको स्टार बना करके ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब मैंने यहां पर बताया कि स्टार बना करके लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भैया यहां पर फर्स्ट है ना, तो अगर ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली सेकेंड भी होगा कोई। हाँ, तो लिख लो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट, सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में। हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, राइट। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, और फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होता है? न्यूक्लियस। इस बात को याद रखना। तो क्या लिखा? न्यूक्लियस सेल का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, राइट।
फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है जो सभी प्रकार की सेल में पाया जाता है, जो सभी प्रकार की सेल में पाया जाता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कहने का मतलब प्रोकैरियोट, राइट, जो सभी प्रकार की सेल में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन में लिख लीजिए, एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियंस आरबीसी, यानी जो मैमल्स में जितने भी स्तनधारी ऑर्गेनिज्म है। देखो प्रोकैरियोट मतलब आपने देखा होगा कि डेफिनेटली जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, तो इसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। पहला तो ये हो गया एक्सेप्ट। दूसरा क्या है कि मैमेलियन आरबीसी, तो मैमेलियन आरबीसी जो है यानी कि स्तनधारी जितने भी प्राणी होते हैं इनके ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है, इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है, क्या, लिख लो, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि मैमेलियंस की बात कर रहे हैं, स्पेशली मैमल्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन लिख लो, कैमल व लांबा, इसमें भी लिख लीजिए स्टार बना करके, कैमल व लांबा की आरबीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमल व लांबा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, कैमल व लांबा की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, पाया जाता है। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखिएगा इस बात को। और आपको पता है ना कि न्यूक्लियस जो है वो सभी प्रकार की सेल में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, प्रोकैरियोट सेल को छोड़ करके, प्रोकैरियोट सेल और मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके। ये भी क्वेश्चन आपका पुट अप होता है। नई लाइन से लिख लीजिए, नई लाइन से लिख लीजिए एक लाइन छोड़ करके, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप यानी खोल, या कैरियोथीका, कैरियोथीका, अरे सर एक टर्म याद नहीं होता, पता नहीं कितने बता रहे हो, याद कर लो यार। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, या कैरियोथीका पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में होती है, ये भी याद रखिएगा, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में होती है, तथा इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये भी लिख लो, तथा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है, जिसे जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। नई लाइन से लिखें, इसके अंदर एक प्लाज्म भरा रहता है, इसके अंदर एक प्लाज्म भरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में लिख लो, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में स्पेशल
धागे नुमा या स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन नेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिन नेट कहते हैं। इसके अलावा इस प्लाज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लाज्म में न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए एक थिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक थिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या विशेषता है, उसमें क्या खास बात है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल में हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग एक ग्राफ समझ लेते हैं जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक जो सेल है उससे अगर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनल है या जो पार्ट है उनको रिमूव करते हैं तो क्या बनता है या क्या बचता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि एनिमल सेल लिया हम लोगों ने, एनिमल सेल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। एक एनिमल सेल लिया तो आपको पता है एनिमल सेल में क्या क्या होता है। बाहर की ओर अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यही तो होता है और यही तो हम लोगों ने पढ़ा भाई। एनिमल सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व प्रोटोप्लाज्म एनिमल सेल में पाई जाती है। लेकिन एक खास बात याद रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला करके जो टर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, क्या मैंने बोला? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन व प्रोटोप्लाज्म दोनों पाया जा रहा है और दोनों को हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एनिमल सेल आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट सेल, बिकॉज इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती तो उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। अब देखिए खास बात समझिए, अगर इस प्रोटोप्लास्ट सेल से अपने लोग क्या करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करें, क्या कर दें बेटा? रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। समझिएगा, बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही बारीक तरीके से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म बचेगा। अगर प्रोटोप्लास्ट होता तो क्या क्या होता है इसमें? प्रोटोप्लास्ट होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों साथ में पाया जाता। अगर प्रोटोप्लास्ट से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालते तो हमारे पास में क्या बच रहा है? प्रोटोप्लाज्म बच रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि प्रोटोप्लाज्म में दो भाग होता है। प्रोटोप्लाज्म में दो भाग होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। यही तो होता है ना, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब इस प्रोटोप्लास्ट से अगर आप न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, किसको रिमूव करें? न्यूक्लियस को। समझिएगा, रिमूव कर, अरे यार ऐसे समझ लो कि आप जो है ना, इमेजिन करो कि एक डब्बा है और एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर छोटा डब्बा पाया जा रहा है, उस छोटे डब्बे के अंदर एक और छोटा डब्बा है, उस एक और छोटे डब्बे के अंदर एक और छोटा डिब्बा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बड़े वाले डिब्बे को हमने बाहर से हटाया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिब्बे से जब हटाया, बड़ा वाला डिब्बा हटाया, तो हमें एक छोटा सा, उससे छोटा प्रोटोप्लास्ट से एक छोटा सा डिब्बा मिला, ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब प्रोटोप्लाज्म से भी एक डिब्बा निकाला जिसको हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसको जब हटाया तो प्रोटोप्लाज्म से जो डिब्बा निकला, ठीक है,
जो प्रोटोप्लाज्म से डिब्बा निकला और न्यूक्लियस कह रहा है, और जो बचा हमारे पास में वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। यानी प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अगर आप रिमूव करते हैं तो साइटोप्लाज्म बनता है। इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, और इसको कहते हैं बेटा कोशिका द्रव्य। अब बात आती कि सर आपने साइटोप्लाज्म जो बताया, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए भैया, साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था ना, दो भाग पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में दो भाग पाया जाता है। एक पाया जाता है हैलोप्लाज्म, और दूसरा पाया जाता है ट्रोफोप्लाज्म। एक होता है हैलोप्लाज्म, दूसरा होता है ट्रोफोप्लाज्म। अगर इस साइटोप्लाज्म से हम लोग हैलोप्लाज्म को जो एक प्रकार का मात्र क्या है, फ्लूइड मटेरियल है, या इसको हम लोग साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिया जाए, मीनिंग हम कह सकते हैं ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंक्लूजन्स या सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग हैलोप्लाज्म या साइटोसोल कहेंगे। जब इसको आप रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बचेगा, ट्रोफोप्लाज्म बचेगा। जो स्ट्रक्चर बचा तो हमारे पास क्या बचा, ट्रोफोप्लाज्म। अब अगर आप ट्रोफोप्लाज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ट्रोफोप्लाज्म की बात करें, तो ट्रोफोप्लाज्म में क्या क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। तो ट्रोफोप्लाज्म में मेनली दो चीज पाया जाता है। ट्रोफोप्लाज्म में दो चीज पाया जाता है। एक होता है सेल ऑर्गेनल, और दूसरा होता है ड्यूटोप्लाज्म। याद आ रहा है, एक होता है सेल ऑर्गेनल और दूसरा होता है ड्यूटोप्लाज्म। समझिए इस बात को। अब हाँ वही है, कुछ ना कुछ रिमूव करेंगे। हम क्या करते हैं कि ट्रोफोप्लाज्म से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को हटा देते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग यहां से रिमूव कर दिए। जब आप इसको रिमूव करेंगे और जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बचेगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ड्यूटोप्लाज्म। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए, ड्यूटोप्लाज्म नाम दिए। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं जिससे आपको अच्छा सा दिखाई पड़े, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। और आपको पता है कि ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, ड्यूटोप्लाज्म एक प्रकार का नॉन लिविंग, ये एरो ना लगाए कंफ्यूजन होगा, एक प्रकार का क्या होता है, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होता है। एक प्रकार का क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स होता है। अब आप कहेंगे सर नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स ड्यूटोप्लाज्म तो हमको समझ में आ गया, तो लिविंग सेल इंक्लूजन्स क्या है हमारा, है ना, लिविंग सेल इंक्लूजन्स क्या है। तो आप देखिए ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहां से रिमूव करी, ये वाली, ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, लिविंग सेल इंक्लूजन्स। ये सारी की सारी जो चीजें हम लोगों ने यहां से रिमूव करी, जो सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव किया, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया, ये सारे के सारे लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं। और सेल के अंदर आपको पता है कि नॉन लिविंग इंक्लूजन्स और लिविंग इंक्लूजन्स दोनों पाए जाते हैं। तो लिविंग इंक्लूजन्स में हमारा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, हैलोप्लाज्म आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर नॉन लिविंग इंक्लूजन्स की बात करें तो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स में ओनली और ओनली क्या आएगा, ड्यूटोप्लाज्म आएगा। आप ये भी याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ क्या आएगा, ड्यूटोप्लाज्म आएगा। और ये कई बार, एक तो हैलोप्लाज्म आपका कई बार पूछा गया, दूसरा ड्यूटोप्लाज्म आपसे पूछा जाता है ये क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां तक समझ में आया। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से बेटा एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा पूरी बात, और अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब जो यहां पर हम लोग देखते हैं वो देखते हैं अपना सेल का स्ट्रक्चर। तो जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है तो किस तरीके की है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए
सेल के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि यहां पर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो सेल को चारों तरफ से घेरे हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक अलग से ही टॉपिक आएगा और अलग से ही डिस्कशन करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर अगर आप देखें तो यहां पर एक प्लाज्म भरा हुआ है और इस प्लाज्म को हम लोग नाम दिए हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नाम दिया गया है। यहां पर क्या ये प्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म नाम भरा हुआ है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स को देखने से पहले हम लोग इसके कंट्रोलिंग सेंटर को देख लेते हैं। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूं। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा केंद्रक कहलाता है। और इस केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केंद्रक के बारे में देख लेते हैं। अब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, और इस मेम्ब्रेन में भी जो बाहर की तरफ बेटा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और जो अंदर की तरफ पाई जा रही है, जो अंदर की तरफ यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको पता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, दिस स्पेस आर आल्सो कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। अब देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं रहता, इसमें जगह जगह पर पोर्स पाए जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें क्या पाया जा रहा है बेटा, जगह जगह पर पोर्स पाया जा रहा है, और इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इन पोर्स के द्वारा ही जो इंफॉर्मेशन होगा यहां से, वो इन पोर्स के द्वारा ही इंफॉर्मेशन को यहां से बाहर साइटोप्लाज्म में निकाला जाता है, और साइटोप्लाज्म का जो इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो इन न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा की जाती है। इतना समझ में आया। अब एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ये राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दैट मींस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम आर प्रेजेंट, देन इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइट। इतना समझ में आया। अब एक खास बात समझिए कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली इस तरीके से फोल्डिंग बना करके पूरे सेल के अंदर एक नेट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है बेटा, एक नेट के रूप में पाई जाती है, खोल के रूप में पाई जाती है, या एक स्केलेटन के रूप में हम कह सकते हैं पाई जाती है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। जो कि क्या करता है बेटा, एंडोस्केलेटन बनाता है। समझ रहे हो। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है। जो पेरीफेरी की तरफ होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो कंटिन्यूअस हो रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कंटिन्यू हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रही, देखो ये न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये प्रोड्यूस हो रहे, लाइक दिस, ये समझो, ये वाली, ये इस तरीके से। तो जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रही है या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण होता है। जैसे कि यहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देखा, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है
वो राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण रफ हो जाता है और इनर वाला स्मूथ हो जाता है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम लोग बात करें, अंदर की चर्चा करें, तो न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारा एक प्लाज्म भरा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत सारा प्लाज्म भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक प्लाज्म भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेट। ये क्या होता है? क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन धागे होते हैं। और जो बेटा क्रोमेटिन धागे होते हैं ना, इन क्रोमेटिन धागों से ही आगे आप देखेंगे जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, इन क्रोमेटिन धागों से ही आगे चल करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इतना समझ में आया? आगे चल करके क्रोमोसोम का क्या होता है बेटा? निर्माण हो जाता है, राइट। अब देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि काफी थिक होता है, स्फेरिकल होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस भी यहां पर पाया जाता है जो कि क्या कर रहा है आप समझिए, जो कि न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस को भी कोई ना कोई कंट्रोल करना चाहिए ना, तो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियोलस, केंद्रिका सेल का, राइट। अब देखिए अगर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें अपन लोग, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, कलरफुल डायग्राम में काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर ये पाया जा रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या पाया जा रहा है इस तरीके से? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये क्या पाया जा रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर पाया जा रहे हैं, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखें तो गोल्गी बॉडी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या पाया जा रहा है? गोल्गी बॉडी यहां पर पाया जा रहा है। गोल्गी एपरेटस भी इसको कहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखें तो यहां पर राइबोसोम देखिए पाए जा रहे हैं फ्री स्टेट में। राइबोसोम दो प्रकार के हो सकते हैं यहां पर, या तो फ्री राइबोसोम के फॉर्म में पाए जा सकते हैं या तो अटैच राइबोसोम के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। राइबोसोम की स्पेसिफिक टाइप की बात करें, यानी प्रेजेंस की बात करें, कहां पाया जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो यहां पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और जो सेल के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या अटैच फॉर्म में हो। फ्री फॉर्म में हो या अटैच फॉर्म में हो, ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे। और जो सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनल पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। वो कौन सा होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में समझा देंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंस के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है। यहां पर ये देखिए, इसको बोल रहे हैं सेंट्रियोल, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल होता है ये कोशिका विभाजन के समय भाग या पार्टिसिपेट करता है। कब करता है? कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम को अलग करता है। और खास बात याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम को सिर्फ और सिर्फ कहां अलग करेगा? हाँ, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये पाए नहीं जाते हैं सेंट्रियोल, राइट। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगर इसका कंबाइंड आप देखें इस तरीके से, अगर सेंट्रियोल ये डिवाइड ना हुए हो और कंबाइंड ये एक में ही पाए जाए इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय, ठीक है। और ये इस समय क्या है? डिवाइडेड फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है? सेंट्रियोल कहलाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा। अगर ये अलग अलग है तो ये सेंट्रियोल कहला रहा है, और कंबाइंड है तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम। यहां पर लिख दे रहा हूं सेंट्रोसोम, हालांकि जगह नहीं है इसीलिए यहां से आप देख रहे हैं ये गया कमांड। सेंट्रोसोम इसको बोल सकते हैं, सेंट्रियोल, राइट। इसके साथ साथ आप देखिए यहां पर ये सिस्टर्नी पाई जा रही है। सिस्टर्नी क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे तो वहां पर समझा देंगे।
ठीक है, उसको यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिस्टर्नी एक पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तीन भाग से मिलकर के बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी वेसिकल्स पाए जाते हैं जो सेक्रेटरी मटेरियल को या सेक्रेटरी सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, स्रावित पदार्थ निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए लाइसोसोम भी पाया जा रहा है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है, क्या इसको बोलते हैं, लाइसोसोम। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है, ये पाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर एंडोस्केलेटन सिस्टम को या सेल के अंदर एक अंतः कंकाल को बनाने में भाग या पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, कोशिका के अंदर एंडोस्केलेटन सिस्टम बनाने का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन सिस्टम मींस सेल के अंदर, ठीक है, कोई बोन वोन नहीं होगा, लेकिन एक आप देखेंगे कि सेल का जो शेप यहां पर आएगा, सेल का जो आकार आएगा, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं बच्चा। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता। अच्छा, एक यहां पर देखिए और सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराक्सीसोम, ठीक है। पैराक्सीसोम्स जो होते हैं ये भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइक्रो बॉडीज के रूप में ये पाई जाती है। और माइक्रो बॉडीज जब हम लोग पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस कर लेंगे पैराक्सीसोम्स के बारे में। ये भी बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सेल कंप्लीट होता है। और सेल कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम में आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल आता है लिखने के लिए या बनाने के लिए, तो आप इस तरीके का डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। ये नेमिंग जो मैंने यहाँ पर की है, इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं अच्छे से। बड़ा कलरफुल डायग्राम लग रहा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। और जो थ्योरी लिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा, याद कर क्या लीजिएगा, 2-3 बार लेक्चर आप रिपीट करके देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बीएससी के एग्जाम में। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।